गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 42 है। यूपीपीएससी पीसीएस 2023 के लिए सीरीज़ चल रही है और 41 इसके टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है क्योंकि इसका प्लेलिस्ट बना रखा है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 41 से लेकर 42 तक पहुँच सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं, फुल टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं जो चल रहा है हमारा टेलीग्राम पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न है 2 स्टेटमेंट वाला, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये सवाल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में अवस्थित पर्वत है। यह ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूमि का सबसे ऊंचा पर्वत है। किलिमंजारो जो है वो तंजानिया में स्थित है और यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो एक सवाल आया ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से, दूसरा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, और ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं। तो न्यू साउथ वेल्स में स्थित ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट कोसिस्को है। इस पर्वत की ऊंचाई है 2228 मीटर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें, देखिए यह दुनिया में जो है सूखे महाद्वीपों में से एक है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। भले ही ऑस्ट्रेलिया के जो पहाड़ हैं दुनिया भर के अन्य पहाड़ों के जितने ऊंचे नहीं है, लेकिन पर्यटकों को बहुत लुभाते हैं ये, ठीक है। और यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें तो न्यू साउथ वेल्स के बर्फीले पहाड़ और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जिसमें क्वींसलैंड, विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स भी शामिल हैं। अब किलिमंजारो पे आ जाइए। किलिमंजारो जो है तंजानिया में अवस्थित। माउंट किलिमंजारो जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई है 5895 मीटर। और माउंट किलिमंजारो जो है पूर्वी अफ्रीका में तंजानिया के उत्तर पूर्व में लगभग भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। भूमध्य रेखा या इक्वेटर बड़ी इंपॉर्टेंट है। किन किन देशों से होकर ये गुजरती है, ये प्रश्न बड़ा पूछा जाता है। ये अपनी पृथ्वी बीच से एक रेखा खींच दीजिए, अक्षांश रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री है। यही है भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन या 0 डिग्री रेखा भी इसको बोलते हैं। ऊपर का उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध, पृथ्वी को 2 गोलार्धों में डिवाइड करती है ये। यहाँ एक रेखा है ऊपर की तरफ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, कर्क रेखा इसको बोलते हैं। यहाँ भी एक नीचे इसी के जैसी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, मकर रेखा इसको बोलते हैं। कर्क रेखा जितनों से होकर गुजरती है, भूमध्य रेखा जितनों से होकर गुजरती है, मकर रेखा जितने देशों से होकर गुजरती है। ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार इनकी पुनरावृत्ति होती रहती है। देखिए अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत होने के साथ साथ ये माउंट किलिमंजारो जो है विश्व के 7 सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है। दूसरा प्रश्न भी ज्योग्राफी का है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में अवस्थित है और यह ज्वालामुखी के लावा के शीतलन से निर्मित पर्वत है। माउंट टिटलिस, बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो दोनों के दोनों करेक्ट है। माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। यह ज्वालामुखी के लावा के शीतलन से निर्मित जो है पर्वत है, ठीक है। माउंट टिटलिस इज लोकेटेड इन स्विट्जरलैंड। इट इज अ माउंटेन फॉर्म बाय कूलिंग ऑफ वोल्कानो लावा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंध रखता है। मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, मध्य एशिया, मध्य एशिया 2 बार हो गया। मध्य पूर्व यानी मिडल ईस्ट, होने तो 2 बार है ही नहीं आंसर इसमें से। इसका आंसर है मिडल ईस्ट यानी मध्य पूर्व, ऑप्शन नंबर बी। तो गोलन हाइट्स यूपीएससी सवाल कर चुके हैं इस पे। गोलन हाइट्स जो है मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में स्थित है। यह दक्षिण पश्चिम सीरिया में स्थित एक चट्टानी पठार है। इसका राजनीतिक और सामरिक महत्व है। वर्ष 1967 के युद्ध में इजराइल ने सीरिया से जो है गोलन हाइट्स को जब्त कर लिया था। वर्ष 1981 से इजराइल ने जो है इस पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। सभी को पता होगा इसका आंसर। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है कहाँ पर? अफ्रीका में। देखिए वैसे तो सवाना घास के मैदान मुख्यतः जो है पूर्वी अफ्रीका में फैले हैं, इसलिए ए आंसर है इसका। लेकिन इसके अतिरिक्त ये आपको देखने को मिलेंगे ओरिनिको बेसिन में, ब्राज़ील में, होंडुरास में और भारत में भी, भारत के दक्षिणी भागों में। अगर स्टेटमेंट बना के प्रश्न ये पूछ ले कि सवाना
जो घास के मैदान है केवल अफ्रीका में पाए जाते हैं, तो गलत है वो स्टेटमेंट। नंबर 5 पर आ जाइए। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह है ब्राज़ील का पठार, बोलीविया का पठार, पेंटागोनिया का पठार या ओरिनको बेसिन। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पेंटागोनिया का पठार। तो दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो है पेंटागोनिया के पठार को कहा जाता है। ठीक है, कहीं पेंटा लिखा है, कहीं पेटागोनिया लिखा है, अलग अलग एनसीईआरटी की किताबों में। ठीक है, नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? डेल्टा सभी ने पढ़ा होगा, पक्षी पंजा डेल्टा मिसिसिपी का डेल्टा है। ठीक है, और नील नदी कैसा डेल्टा बनाती है? चपाकार डेल्टा। ये पूछे गए हैं प्रश्न कई कई बार एग्जाम में। तो मिसिसिपी नदी जो है मैक्सिको की खाड़ी में पक्षी के पंजे की आकृति वाले डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि नील नदी की बात करें, नाइल नदी जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है, वो चपाकार डेल्टा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। हर्ष के समय की सूचनाएं निम्नलिखित में से किसकी पुस्तकों में निहित हैं? हर्ष के समय की सूचनाएं निहित हैं कलहण की राजतरंगिणी में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, हर्ष के समय की विस्तृत सूचना जो है उसके दरबारी कवि बाणभट्ट की कृति हर्षचरित से प्राप्त होती है। इससे जुड़ी कुछ सूचनाएं जो हैं कलहण की कृति राजतरंगिणी में भी मिलती हैं। कालिदास एवं हरिसेन की रचनाओं में हर्ष से संबंधित किसी भी सूचना का उल्लेख नहीं है, क्योंकि यह हर्ष से पूर्व के काल के हैं। इसलिए कालिदास को एलिमिनेट कर दीजिए और हरिसेन को एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, तो कलहण ही इसका उत्तर होगा, क्योंकि ऑप्शन में बाणभट्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पर अजय। चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था उसने? तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध तो है ही नहीं, या नालंदा? चीनी यात्री हुएनसांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो 1637 में हुएनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया, और इस समय यहाँ के जो कुलपति थे वो आचार्य शीलभद्र थे, और लगभग 1.5 साल तक नालंदा में निवास करने के बाद उसने जो है योग शास्त्र का अध्ययन किया, और इसके बाद वो चला गया बंगाल, उड़ीसा, धान्य कटक और कांची। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? राष्ट्रकूट शासकों ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया, और वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्मारक घोषित किया या स्थल? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एलोरा की गुफाएं कहाँ पर? महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और विश्व धरोहर स्मारक या स्थल का दर्जा इनको मिला है वर्ष 1983 में। ये दोनों की दोनों बातें सही हो जाती हैं, सी है इसका आंसर। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप UPRO और UPPCS की टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। तो करेक्ट हो गए दोनों के दोनों स्टेटमेंट। राष्ट्रकूट शासक उत्साही निर्माता थे, उन्होंने महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया, और वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्मारक घोषित किया गया। 10वां प्रश्न है। निम्नलिखित स्थानों में बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? एलिफेंटा या नालंदा? अजंता या खजुराहो? बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? अजंता। तो बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए अजंता प्रसिद्ध है, जबकि एलिफेंटा की बात करें तो अपने शैव मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो की बात करें तो शैव, वैष्णव और जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। नालंदा की बात करें तो बौद्ध शिक्षा केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? नरसिंह वर्मन का नाम सुना है आपने? इसका उत्तर है पल्लव। तो पल्लव कला की राजसिंह शैली जिसका प्रारंभ नरसिंह वर्मन द्वितीय यानी राजसिंह ने किया था, के 3 मंदिर महाबलीपुरम से प्राप्त होते हैं। तटीय शिव मंदिर यानी शोर मंदिर भी इसको बोलते हैं, ईश्वर मंदिर और मुकुंद मंदिर। शोर मंदिर इस शैली का प्रमुख उदाहरण है।
12वां प्रश्न है, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में स्थित है? यूपी पीसीएस में हिस्ट्री अधिकतर उन जगहों से रिलेट करती है जो जगह उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को उठाकर देखेंगे तो अधिकतर वैसे ही प्रश्न पूछे गए हैं हिस्ट्री से। सीतापुर की बात हो रही है, सी है इसका आंसर। तो प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। यहाँ महर्षि दधीची ने देवताओं को अपनी अस्थियां दान में दी थीं, जिससे निर्मित वज्र से देवराज इंद्र ने राक्षसों यानी दैत्यों का वध किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश प्रसिद्ध था? कौन सा था? चोल, राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव? चोल। देखिए, चोल प्रशासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता क्या है कि असाधारण शक्ति तथा क्षमता उनकी जो स्वायत्तशासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। इसलिए सही उत्तर ए हो जाएगा, यानी कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए चोल राजवंश प्रसिद्ध था। नंबर 14 पर आ जाइए। चोलों का राज्य क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ फैला था? ए में ही है ना, चोल। चोलों का राज्य क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ फैला था? कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों से लेकर कुमारी अंतरीप तक का विस्तृत भूभाग प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का निर्माण करता था। इसमें कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भाग जो थे वो चोलों के अधिकार क्षेत्र में थे, और दक्कन के कुछ भागों में जो क्षेत्र आते थे वो तंजौर, कावेरीपत्तनम और उरैयूर। कदंब राजाओं की राजधानी निम्नलिखित में से क्या थी? कदंब राजाओं की जो राजधानी थी वो थी बनवासी। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। जो तंजौर थी वो चोलों की राजधानी थी, जो बादामी थी वो चालुक्यों की राजधानी थी, जो कांची थी वो पल्लवों की राजधानी थी। और मैच करने के लिए पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया। तो कदंब राजाओं की राजधानी बनवासी थी। इस राजवंश की स्थापना की थी मयूर शर्मन ने, और कदंब राज्य को पुलकेशन दुत्त ने अपने राज्य में मिला लिया था। तंजौर चोलों की राजधानी, कांची पल्लवों की राजधानी, बादामी चालुक्यों की राजधानी थी। नंबर 16 हिस्ट्री का ही है। मीनाक्षी मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर है मदुरई में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो मीनाक्षी देवी मंदिर भी बोलते हैं इसको, मदुरई में स्थित है ये। और मदुरई जो है पांड्यों की राजधानी थी। संगम काल में प्रथम एवं तृतीय संगम यहीं आयोजित किए गए थे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पर। दक्षिण भारत के किस राजवंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पांडे। तो दक्षिण भारत के पांडे वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, पहले पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? धर्मपाल ने। देखिए, विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी। ठीक है, पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है। ज्योग्राफी का सवाल है, जनरल साइंस से भी रिलेट करते हैं कभी कभी ऐसे प्रश्नों को। द रीजन फॉर द elliptical appearance of the sun and the moon near the horizon is रिफ्रैक्शन है, ऑप्टिकल इल्यूजन है, इंटरफेरेंस है, या हिज एक्चुअल फिगर है। मतलब उसकी वास्तविक आकृति, व्यतिकरण है, प्रकाशीय भ्रम है, या अपवर्तन है। अपवर्तन को बोलते हैं रिफ्रैक्शन और परावर्तन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। यह है प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
देखिए, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अंतिम प्रश्न की तरफ हम अग्रसर होते हैं। जनरल साइंस का ये सवाल है, कार के पीछे की यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग जो है वो होता है? यानी मिरर की बात हो रही है इसमें। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस प्रश्न पर। बताइए, जो कार के पीछे के जो ट्रैफिक है उसको देखने के लिए कौन सा मिरर का यूज़ करोगे? कॉन्वेक्स मिरर, हिंदी में बोलते हैं इसको उत्तल लेंस। ठीक है, मान लीजिए ये गाड़ी है, इस साइड में जो मिरर होते हैं ना, ये इनकी बात हो रही है पीछे का देखने के लिए। तो उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। इसके द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब जो है एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। एक छोटे से शीशे में देखा होगा आपने, पीछे की पूरी रोड दिखाई देती है, उस पर आने वाली गाड़ियाँ पूरी दिख जाती है स्पष्ट रूप से। इस प्रकार उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स मिरर का जो दृष्टि क्षेत्र है वो अधिक होता है, इसलिए इसे मोटर वाहनों तथा बसों में चालक के बगल में पीछे के ट्रैफिक के दृश्यावलोकन के लिए जो है लगाया जाता है। ठीक है, तो 20 प्रश्न थे इसमें। ये लास्ट के 2 प्रश्न जनरल साइंस के ही हो गए, यानी हिस्ट्री के प्रश्न थे इसमें ज्योग्राफी के प्रश्न थे, इसमें जनरल साइंस के प्रश्न थे। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। इन सभी टेस्ट का जो PDF जिसको भी चाहिए वो नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो जो है उसी के साथ ऐड कर दिया हमने टेलीग्राम के पेड ग्रुप के साथ। धन्यवाद।